जय हिंद दोस्तों, मैं हूं पंकज सिंह। क्लियर फिल्म्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अभी एक इन्वायरमेंट का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं, वो है ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन, ये जो बुलेटिन है यदि देखा जाए तो इसको देखा जाए तो ये WMO रिपोर्ट कहा जाता है। इसे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट होता है जो एनुअली आ रहा है। और ये जो रिपोर्ट है एनुअली सिंस 2004 से एनुअली आ रहा है, दिस रिपोर्ट ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। और इस रिपोर्ट को जो हम लोग ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन कह रहे हैं, इसका मेन फोकस होता है ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में। स्पेशली देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैसेस में इसमें जो मेन फोर्सेस, जो मेन इंपॉर्टेंट टर्म जो रिक्वायर्ड रहेगा वो इंपॉर्टेंट रहता है रेडिएटिव फोर्सिंग। रेडिएटिव फोर्सिंग, इसको मैं अभी समझाता हूँ। रेडिएटिव फोर्सिंग और ग्रीन हाउस का गैस का कैसा बिहेवियर है, क्या वार्मिंग इफेक्ट हो रहा है उसका हमारे अर्थ को वार्म करने में और क्लाइमेट चेंज करने में। तो वो एक एक्चुअल में रिपोर्ट दे रहा है, इसको हर साल दे रहा है, 2004 से अभी तक दे रहा है। और लास्ट 20 ईयर्स में ये रिपोर्ट ने देखा कि लास्ट 20 ईयर्स में लगभग 10% ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो लगभग बढ़ गए हैं। 10% ग्रीन हाउस गैसेस हैज बीन इंक्रीज्ड। इज इट ओके? तो ये हमें दिख रहा है कि 10% ग्रीन हाउस गैस लगभग बढ़ चुका है। और अब हम देखते हैं कि इसमें जो किस गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा देखा जाता है, मोल फ्रैक्शन और कंसंट्रेशन। तो ग्रीन हाउस गैस को देखा जाए तो सबसे ज्यादा एनालाइज करते हैं 3 की इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैसेस में। तो 3 की कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अनदर वन दैट वी कैन से इट इज अबाउट मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड। ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग पे जो इनका कारण है, इनका जो कारण हम लोग ले सकते हैं, ये लगभग 64% कारण है हमारे ग्लोबल वार्मिंग का कार्बन डाइऑक्साइड। मीथेन जो है लगभग 16% हमारे कारण है और नाइट्रस ऑक्साइड जो है लगभग 6% हमारे ग्लोबल वार्मिंग में इसका रोल है। और उसके अलावा दूसरे छोटे छोटे अदर गैसेस हैं। तो ये इसीलिए जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है, ये ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन 2023 इन 3 गैसेस को लेता है। इसकी थोड़ी सी हम लोग, जब ये गैस एटमॉस्फेयर में आ जाता है तो इसके एक वर्ड की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। यदि मैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल थोड़ा सा इसको ऊपर लिखता हूं, मैं ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। तो यदि देखा जाए ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल मतलब कि ग्लोबल को सबसे ज्यादा गर्म करने में किसकी क्या है। यदि हम लोग बोले कि मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये मॉलिक्यूल जो कार्बन डाइऑक्साइड का है, ये 1 यूनिट गर्मी ला रहा है, 1 यूनिट। तो उसके तुलना में जो मीथेन जो होगा लगभग, और ये 20 साल के अंतराल में, मान लीजिए 20 ईयर्स में एक मॉलिक्यूल कार्बन 1 यूनिट का हीटिंग इफेक्ट दे रहा है। तो मीथेन जो है उसकी तुलना में लगभग 80 यूनिट्स देगा। मतलब है कि मीथेन जो है कार्बन डाइऑक्साइड से तुलना में 80 गुना है। लेकिन 100 साल की तुलना में देखा जाए तो वो 28 से 30 के आसपास होगा। तो वो धीरे धीरे लाइफ स्पैन उसकी कम होते जाती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन यदि 20 साल के, मतलब यदि जब ये बना मीथेन गैस, उसके फर्स्ट 20 ईयर्स में देखा जाए तो लगभग कार्बन डाइऑक्साइड आपको 1 यूनिट का हीटिंग इफेक्ट करेगा, मीथेन आपको 80 यूनिट्स का हीटिंग इफेक्ट करेगा, और आपको नाइट्रस ऑक्साइड जो करेगा वो लगभग आपको 300 यूनिट का। मतलब कि सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल यदि देखा जाए जिसकी ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा हीट को रोकेगा, वो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड का। लेकिन आपको ये, लेकिन कहा जाए तो
ये बहुत ज्यादा है एटमॉस्फेयर में। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, बहुत ज्यादा, इट इज वेरी हाई। इस कारण से हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मीथेन रिलेटिवली कम है ना, और कम है, और जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये रिलेटिवली और कम है। तो सबसे ज्यादा कंसर्न हमारे लिए इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। और देख पा रहे हैं कि आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग में 64% रोल कौन प्ले कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपने देख लिया कि एक इफेक्ट किस रूप में दिखा रहा है। इसके अलावा इसकी लाइफ स्पेन जो होती है, इसकी लाइफ स्पेन जो होगी लगभग, एक बार एटमॉस्फेयर में आ जाए तो आधा कार्बन डाइऑक्साइड को निकलने में 120 साल लग जाता है, 120 ईयर्स लग जाता है। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा समय लेता है आपको निकलने में। लाइफ स्पैन इसका क्या है, बहुत ज्यादा। तो इसका मतलब है कि आज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं तो अगले 120 साल में जाकर वो आधा होगा। तो इसका मतलब है कि 120 साल तक वो ज्यादा, फिर बचा हुआ आधा अगले 120 साल में होगा, फिर उससे बचा हुआ आधा का आधा उसके, मतलब एक प्रकार से एक इफेक्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट चलता रहेगा। और 1000 साल में लगभग कुछ सालों में खत्म होगा, एक कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा तो लेकिन कहने का मतलब 120 साल में आधा हो जाता है। मीथेन जो है, मीथेन को जो लाइफ स्पेन जो है रिलेटिवली इसका कम है। मीथेन का रिलेटिवली हम लोग कह सकते हैं, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग, 30-40 साल के आसपास है, 30-40 ईयर्स के आसपास है। और जो नाइट्रस ऑक्साइड का है ये आपका 7 से 12, मतलब 10 साल आप ले सकते हो इस प्रकार से। तो आप ये सोचिए कि हमारे लिए इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज्यादा खतरनाक है कहने के लिए तो, क्योंकि ये भी लगभग 100 ईयर्स तक रह जाता है, ये भी 100 ईयर्स तक इसकी आधी लाइफ। लेकिन 34 जो है इसका, 30 to 40, ये 20 साल की बात बता रहे हैं, हाफ कितना वो जल्दी हो जाता है। तो हाफ लाइफ स्पेन जो हाफ खत्म हो जाता है वो लगभग 30 to 40, उसके बाद कुछ 100 साल और कुछ 500 साल में जाके खत्म होता है। तो हाफ खत्म होने में 120 साल लग रहा है कार्बन डाइऑक्साइड को, इससे 30 से 4 और इसको 7 साल के आसपास हाफ हो जाएगा, 12-13 साल में तो कंप्लीटली खत्म हो जाता है। तो आपको सबसे ज्यादा डेंजरस आप बताओ कौन है, सबसे ज्यादा कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये आपको ग्रीन हाउस गैस, और ये रिपोर्ट कौन दे रहा है, ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि रिकॉर्ड लेवल्स क्या है इन 2023 में, कितना आपका कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में। देखेंगे यहां पर कि कार्बन डाइऑक्साइड 420 पार्ट्स पर मिलियन है। जनरली इसको 300, इसको होना चाहिए जो लगभग मैं कहूं तो 380 के आसपास होना चाहिए और 400 के आसपास होना चाहिए। लेकिन आज के डेट में 420 पार्ट्स पर मिलियन हो गया। 420 पार्ट्स पर मिलियन का मतलब है 420 पार्टिकल्स होंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हो। और वो कितने में, पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। यदि 10 लाख आपका एयर पार्टिकल है, उसमें 420 क्या होंगे आपके, क्या होंगे आपके कार्बन डाइऑक्साइड का। और जो मीथेन का जो आप देख रहे हैं यहां पर, वो बोल रहा है 1934 पार्ट्स पार्ट्स पर बिलियन है। और ये 2023 का डाटा बता रहा है। अभी मीथेन हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, तो मीथेन जो हमारे एटमॉस्फेयर में है वो 1934 पार्ट्स पर बिलियन। इसका मतलब है कि आपको 100 करोड़, तो यहाँ पे नीचे में आपको ये आपको करना होगा, नीचे में इतने जीरो में, इतने 100 करोड़ में 1934 पार्टिकल किसके हैं, मीथेन के हैं, 1934। तो आप सोच सकते हो कि बहुत ज्यादा। यदि मैं कार्बन डाइऑक्साइड में मैं जाऊं तो कार्बन डाइऑक्साइड में यदि मैं इतने सारे जीरो बढ़ाऊं तो 420 बहुत ज्यादा होगा। तो आप सोच सकते हो कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्टिकल्स बहुत ज्यादा एटमॉस्फेयर में। हमें कार्बन डाइऑक्साइड, इसीलिए कार्बन को लेकर बार बार बात किया जाता है। और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो है आपका 9 पार्ट्स पर बिलियन। तो आप सोच सकते हो कि 1 बिलियन यदि हवा का पार्टिकल है, एयर पार्टिकल है, एयर मॉलिक्यूल है, तो उसमें 9 पार्ट्स हैं। तो आपके लिए सबसे ज्यादा, आपको मैंने आपको बताया अभी 64% रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन गैस 1934 रिस्पॉन्सिबल है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है आपका 9 है, अब 6% है। तो इसके इतने इतने हैं, ये डाटा थोड़ा याद कर लीजिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल। यदि हम लोग देखें कि इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस लेवल्स, तो लास्ट 2 डिकेड्स में, मतलब है कि लगभग
पिछले 20 सालों में आपको देख रहे हैं ओवर 10% राइज इन ग्रीन हाउस गैसेस हो गया है और 5% इंक्रीज इन वार्मिंग इफेक्ट। 5% नहीं यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पर हमारा लिखना चाहिए लगभग 51% हमारा वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गया है। जितना पहले था उसके तुलना में जितना वार्मिंग इफेक्ट था वो 551% वार्मिंग इफेक्ट 1990 से लेकर 1923 लास्ट 33 इयर्स में, क्योंकि आपको 10% कार्बन डाइऑक्साइड 10% लगभग ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ चुके हैं और 51% वार्मिंग इफेक्ट बढ़ गया है पहले के तुलना में। तो मतलब जो कि हम लोग 1990 से लिखा जाए 2023 का, तो उसके तुलना में पहले 1990 में जो वार्मिंग इफेक्ट था अब 2023 में कितना वार्मिंग इफेक्ट है उससे लगभग 1.5 गुना बढ़ गया है। ये चीज है, मान लीजिए पहले 1 डिग्री हो रहा था तो अब तक आकर वो हो गया कि 1.5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिया है। तो इस तरीके से तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ इसका कंट्रीब्यूशन क्या है क्लाइमेट चेंज में। लेट अस सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस गैस। कार्बन डाइऑक्साइड का कंट्रीब्यूशन देखेंगे और ये जो है मेजर ह्यूमन रिलेटेड ग्रीन हाउस गैस है, ये कितना रोल प्ले करता है। यस 64% हमारे जो है, और ये ह्यूमन बीइंग से ही रिलीज हो रहा है। ह्यूमन बीइंग ही अपने कामों से अपने जैसे कंबजन कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल का, उसके वजह से। सो 64% ग्रीन हाउस गैस रोल प्ले कर रहा है हमारे क्लाइमेट चेंज में और ग्लोबल वार्मिंग में। और ये कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है? फॉसिल फ्यूल कंबजन, जैसे कोयला है आपका फॉसिल फ्यूल, कोल है, द पेट्रोल है, डीजल है, गैसेस है ये। और सीमेंट में प्रोडक्शन में भी कोल का काफी ज्यादा अमाउंट यूज होता है, तो वहां से भी आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। और एक चीज है, इट इज आल्सो अफेक्टेड बाय एल नीनो सदर्न ओसिलेशन। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन में कहा जाए तो एक प्रकार का यहाँ पर आप देखेंगे तो एल नीनो सदर्न ओसिलेशन में एक वॉकर सर्कुलेशन होता है, हवा ऐसे चलता है। यस और मतलब आपको कहा जाए ये जो है आपका लगभग ये ला नीना होता है। और इस केस में इंडिया, ये आपका मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है, ये आपका इंडिया है ना, और दिस इज योर आपका साउथ अमेरिका के पास का रीजन है। तो यहाँ पर हवाएं ऊपर जा रही हैं इंडिया के पास, तो यहाँ पर रेनफॉल हो रहा होगा। यस और यहाँ पे भी ऊपर जा रही हैं तो मॉइस्चर लेकर ऊपर जाएंगी, क्लाउड का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर आपको रेनफॉल होगा। तो इसका मतलब है जब एल नीनो इस केस को बोलते हैं ला नीना, ला नीना। तो इस केस में इंडिया में अच्छा खासा रेनफॉल होता है। और आप इस कंडीशन में जैसे ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने में कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर ले जाकर एटमॉस्फेयर में छोड़ दिया जाता है। इससे भी हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का ऊपर की ओर अपटेक होता है और हम लोग ग्लोबल वार्मिंग से बच सकते हैं, थोड़ा बहुत इसको हटाने में हेल्प करता है। ये लानीना हो गया। एल नीनो में जस्ट इसका रिवर्स होता है। इसका क्या होता है? एल नीनो में रिवर्स होता है। एल नीनो का मतलब होता है नो रेनफॉल इन इंडिया, ये रिवर्स होगा। और तो उस केस में यहाँ पर थोड़ा सा इसका जो ये स्ट्रक्चर है वो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पास रेनफॉल होगा और इस तरीके से ऊपर उठेगा और इंडिया के पास हवाएं उतरेंगी, तो क्लाउड यहाँ पे बनेगा और इंडिया में रेनफॉल और साउथ अमेरिका में रेनफॉल कम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इसको देख सकते हैं कि सॉरी यहाँ पे इसको ऐसे करना होगा। हाँ, तो इस तरीके से एल नीनो में रेनफॉल कम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे अपटेक हो रहा है। जहां जहां ऊपर जा रहा है वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को ऊपर लेकर जाएगा। तो कहने का मतलब शायद आपको समझ में आ चुका है कि इट इज अफेक्टेड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में हटाया जाना और लाया जाना भी कहीं ना कहीं, मतलब हटाया जाना, इट इज अपटेक इज समवेयर, कभी ये होना और कभी ये होना। तो इसी को बोलते हैं ओसिलेशन होना, कभी ये कभी ये, तो इसको ओसिलेशन बोलेंगे। एल नीनो सदर्न ओसिलेशन कहा जाता है। और मीथेन देखा जाता है तो ये लगभग कितना रोल प्ले कर रहा है ये एटमॉस्फेयर में क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के लिए। स्ट्रॉन्ग ग्रीन हाउस गैस है, ये भी 16% है। और आपको इसके बारे में मैंने पहले बता चुका हूं कि ये लगभग 80 टाइम्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है, ज्यादा है आपका किससे? कार्बन डाइऑक्साइड से। और इसका एटमॉस्फेरिक लाइफ स्पेन जो है 7 to 12 आपको बताया था, 7 to 12 को लेकर। और ये लगभग आपका 10 साल एवरेज ले सकते हैं।
नाइट्रस ऑक्साइड भी आपका क्या है, लगभग इट कंट्रीब्यूट्स 6% आपको, लेकिन हमारे ग्लोबल वार्मिंग में, क्लाइमेट चेंज में रोल प्ले कर रहा है। लेकिन ऊपर में जाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जो ओजोन को जाके डिप्लीट करता है, ओजोन के मॉलिक्यूल को खा जाता है। यस, तो इस कारण से ओजोन डिप्लीशन सब्सटेंस है, लेकिन ये ग्लोबल वार्मिंग में 6% का रोल कर रहा है क्लाइमेट चेंज में। अब ये यहाँ पे इसके इंपॉर्टेंस देखते हैं, इसके बुलेटिन को लेकर। इंपॉर्टेंस ऑफ दिस बुलेटिन, ये किसके बारे में इन्फॉर्म करता है, क्लाइमेट को डिस्कस करने के लिए बात करता है, और साथ में ये यूज्ड इन यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में इसके लेकर, जो यूनाइटेड नेशन का जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस है, कॉप की मीटिंग होती है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज है, यूएनएफसीसी का। तो वहां पे जब कॉप की मीटिंग होती है तो इसकी बातों को उठाया जाता है, जो आपका ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करता है एवरी ईयर। और ये क्लाइमेट डिस्कशन में ये भी हाईलाइट करता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन टू ओवरऑल इंक्रीज, की कौन कौन से गैसेस, कौन कौन से कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग में। और लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स, यदि देखा जाए लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स के अंतर्गत कंपैरिजन विद द, यदि देखा जाए तो हम लोग आज के डेट में जितना भी टेम्परेचर है, गैसेस हैं, हम लोग कंपेयर करते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जब आया था 1750 में, उसके कंपेयर में आज का कितना है। और हम लोग साथ में इनसाइट्स इनटू रेडिएटिव फोर्सिंग बाय लॉन्ग लिव्ड गैसेस। अब थोड़ा सा रेडिएटिव फोर्सिंग के बारे में हल्का सा समझा देता हूं मैं। तो रेडिएटिव फोर्सिंग क्या है, कि यदि आपका रेडिएटिव फोर्सिंग की बात करूं मैं, तो इसका मतलब है सन से जो इनकमिंग है और माइनस आउटगोइंग है। तो इनकमिंग यदि ज्यादा होगा और आउटगोइंग कम होगा, मतलब कि यदि ये इनकमिंग क्या है, हाई है, और आउटगोइंग क्या है, कम है, तो आपको पता है कि हमारा क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ेगा। तो इसको क्या बोला जाएगा, पॉजिटिव रेडिएटिव फोर्सिंग। इससे हमारे शरीर पृथ्वी पर हीटिंग ज्यादा आ रही है, जा वापस कम रही है। लेकिन यदि हम लोग नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग बोलेंगे, तो वो केस जब होगा, उसमें भी हम इनकमिंग माइनस आउटगोइंग ही कहेंगे, हीट जो हमारी आ रही है, लेकिन आपकी जो इनकमिंग तो आपको उतनी ही है, लेकिन आउटगोइंग क्या हो गई है, वो भी बढ़ गई है। तो इससे क्या होगा, हमारी जो हीट आ रही है वापस भी जल्दी चली जा रही है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोबल डिमिंग या ग्लोबल कूलिंग होने लग जाता है। क्या हो जाएगा, कूलिंग होगा, और ये हमारे लिए सही है। तो रेडिएटिव फोर्सिंग का मतलब है कि हर एक गैस अपना कम होगा तो नेगेटिव रेडिएटिव फोर्सिंग करेगा, ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा रेडिएटिव फोर्सिंग कहने का मतलब ही है कि एक मैंने समझाऊं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारी पृथ्वी है और सन रेज आ रहा है, सन ऐसे बड़ी तेजी से आ रहा है और ये इनकमिंग हो गया, और ऊपर में हमारे क्या है, गैसेस हैं। ये क्या है, गैसेस हैं। तो इनकमिंग के बाद ये फिर वापस जाते रहे, रेडिएट होते हैं, आउटगोइंग होता है, लेकिन ये गैसेस यहाँ पर रोक लेते हैं। तो रोक लेंगे तो आउटगोइंग कम होगा। इज इट ओके?